नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, विज्ञान श्रृंखला का 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। दोस्तों, चूंकि साइंस एनटीपीसी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लिया कीजिए। मैंने इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लिया है और सिलेक्टिव क्वेश्चन को लिया है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, ध्रुवों पर होगा, पहाड़ों पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा या सभी स्थानों पर होगा। आपका आंसर होगा ध्रुवों पर। देखिए, आपसे मैक्सिमम पूछा गया है तो आपका ध्रुवों पर होगा, पर अगर आपसे पूछा था मिनिमम कहाँ है तो आपका आंसर होता विषुवत रेखा पर। देखिए, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। अगर ये सब चीजें ना दें और वेरिएशन थोड़े ला दें क्वेश्चन से ये पूछा जाए कि अगर कम ज्यादा कहाँ होगा, तो देखिए पहाड़ों पर कम होगा, क्योंकि पृथ्वी, अगर सरफेस की बात की जाए तो इस मतलब स्तर से पृथ्वी के ऊपर पहाड़ देखेंगे तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी जहाँ जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा किसी पिंड का भार कम होता जाएगा। तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा अधिक होगा और सबसे कम जो होगा विषुवत रेखा पर होगा। आपका आंसर है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K = होता है ½ mv²। तो देखिए, अगर V1 है तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ½ mv। अगर इसको हम 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा। तो अगर आप वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुना करेंगे तो आपकी 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप कहीं भूल भी जाए तो फॉर्मूले में बॉली पुट करके देख लें, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब ये हो गया कि पूरा सूर्य ढका हुआ है, तो उस समय जो पार्ट दिखाई देता है सूर्य का उसको हम किरीट कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल तो आपको पता ही है, जो प्रकाश देता है वो प्रकाश मंडल होता है, वर्णमंडल भी आपका वही होता है। तो आपका आंसर होगा किरीट। नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऐसा कौन सा यंत्र है, ऐसी कौन सी युक्ति है, ऐसा कौन सी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दी है। यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं और कोई मैकेनिकल काम कर रहा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा विद्युत मोटर। देखिए, विद्युत मोटर को आप चलाते किससे हैं, विद्युत से चलाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, और वो करता क्या है, पानी निकाल के देता है, यानी यांत्रिक कार्य कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो आपका आंसर होता डायनेमो। इसलिए आप पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा को चेंज किस में कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो आंसर हो गया विद्युत मोटर। अगर आपसे पूछा था यांत्रिक को विद्युत में, तो आपका आंसर डायनेमो। देखिए, दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए ये याद होने चाहिए, हालांकि आसान क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, या कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। इलेक्ट्रॉन की हानि मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई त्याग करके किसी दूसरे को दे देता है उससे तत्व को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, पर हानि के साथ साथ उस पर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है वो ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है या लिया जाता है वहाँ पर अवकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। यानी कि हड्डियों और दांतों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मेनली पाया जाता है, हालांकि चीजें बहुत सी पाई जाती हैं, लेकिन जो मेनली पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो मुख्य तत्व होता है। बाकी सबको पता ही है कि कैल्शियम हड्डियों में होता है, उसी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम तो होता ही है, पर उसमें फास्फेट के रूप में होता है, सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं, नमक। और एक चीज़ याद रखिए कि नमक की मात्रा बॉडी में 0.04% होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है। देखिए, शर्करा का किण्वन जब होता है तो उससे, देखिए इसका यूज कब होता है, शराब उद्योग में, मदिरा उद्योग में, तो उसको कहते क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ही होता है किसी भी शराब में, किसी भी वाइन में। तो वाइन में
जो फर्मेंटेशन होता है उसके तहत जो उसमें पदार्थ पाया जाता है उसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। देखिए अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका होता है, ठीक है, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड होता है, सिरका होता है। एथिलीन आपको पता ही है, एथिलीन एक पदार्थ होता है, एक हार्मोन भी होता है पदार्थ पौधों में जो फलों को पकाने के काम आता है। मेथिल अल्कोहल CH3COH होता है, यह भी एक। नेक्स्ट देखिए, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है। देखिए श्वसन मतलब सांस लेने में आप किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं। देखिए लैंग्वेज कभी कभार टफ हो जाती है पर उसका आंसर बहुत ही आसान होता है, तो श्वसन प्रक्रम में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अदर ऑप्शन में देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए आप इसको भी याद रखें। और मुख्यतः 4 गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आर्गन तीसरे नंबर पे, और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस का प्रमुख घटक है एथेन, इथिलीन, मेथेन या एसिटिलीन। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो होती है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है वो CH4 होता है। इसी गैस को आप मार्श गैस कहते हैं, इसी गैस को ही आप मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसी गैस के कारण ही जो खाने होती हैं उनमें अक्सर विस्फोट होते हैं, और धान के खेतों में भी यही गैस निकलती है। पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके पास से भी ये गैस निकलती है। देखिए जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, मेथेन गैस से, इसलिए आप याद रखें। और बाकी को देखें तो एथेन का सूत्र अगर देखें तो C2H4 होता है, C2H6 होता है। एथिलीन एक गैस होती है, यह फलों को पकाने के काम आती है। अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो इसका सूत्र होता है C2H4, और एसिटिलीन C2H2 होता है, यह प्रकाश उत्पन्न करने में भी गैस यूज की जाती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है, यानी स्टार्च का संबंध जो होता है मेनली किससे होता है, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, सुक्रोज से या ग्लैक्टोज से। तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज से। स्टार्च का सीधा संबंध ग्लूकोज से होता है। हमें अनाज से स्टार्च प्राप्त होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज भी एक तरीके की शर्करा ही हैं। इसमें फ्रक्टोज को आप याद रखिए, सबसे मीठी शर्करा जो है वो आपकी फ्रक्टोज है, सबसे मीठी। शहद में जो होती है वो फ्रक्टोज ही पाई जाती है। सुक्रोज भी शर्करा ही है, ग्लैक्टोज शर्करा है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप उनको याद कर लें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दूसरे में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।